रजिस्टर के केस में हमने देखा कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से पास करता है तो करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज़ रहते हैं, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस ज़ीरो रहता है। यही ऑल्टरनेटिंग करंट जब कैपेसिटर में से पास करता है तो करंट वोल्टेज को लीड करता है 90 डिग्री के एंगल पर। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट में फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री रहता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से पास करेगा तो कौन सी क्वांटिटी लीड करेगी, कौन सी क्वांटिटी लैग करेगी और दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना रहेगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। आपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस तरह की एक डिवाइस देखी होगी। इस डिवाइस को हम इंडक्टर बोलते हैं। अब ये इंडक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक कॉपर वायर कंसीडर करते हैं जो कि थिक होती है। थिक होने का मतलब ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ज़्यादा होगा। इस वायर को अगर आप एक सिलेंडर पर वाउंड करना शुरू कर दें तो ये एक स्प्रिंग की सूरत में आपके सामने आती है। इस स्प्रिंग को आप कॉइल भी बोल सकते हैं, इस स्प्रिंग को आप सोलिनॉइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसे इंडक्टर भी बोला जाता है। सो इंडक्टर क्या है? इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉइल और अ सोलिनॉइड। ये एक कॉइल या सोलिनॉइड की फॉर्म में होता है, वाउंड फ्रॉम अ थिक कॉपर वायर, जिसे एक थिक कॉपर वायर से बनाया जाता है। सो दैट अब अगर ये थिक कॉपर वायर से बना है इसका मतलब इसका एरिया ज़्यादा है। जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो थिक है इसका मतलब उसका एरिया ज़्यादा है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस और एरिया दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एरिया ज़्यादा है इसका मतलब ये होगा कि वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। वायर की रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, या हम इसे ज़ीरो कंसिडर करते हैं। जो थिक कॉपर वायर है उसका एरिया इतना ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि रेजिस्टेंस उसकी बहुत ही स्मॉल हो जाती है, नेग्लिजिबल अमाउंट में चली जाती है, और उसे हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। सो अगर ये इंडक्टर थिक कॉपर वायर का बना है तो इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी। और चूँकि इसमें बहुत से नंबर ऑफ़ टर्न्स भी मौजूद हैं इसका मतलब इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। सो जो इंडक्टर है हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब होता ये है कि ये हम सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब आप एक सोलिनॉइड में या एक इंडक्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बहाव को ओपोज करता है। क्यों करता है ओपोज? चूँकि ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, और लेंजिस लॉ के मुताबिक जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी किसी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से, वो ईएमएफ ओपोज करेगी उस वजह को जो कि इसे प्रोड्यूस कर रही है। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। ये सपोज कर लें वो इंडक्टर है जो अभी हमने डिस्कस किया है, और आपने इसे कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स के साथ बाय मींस ऑफ अ स्विच। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो लेट्स से पहले हाफ टाइम पीरियड में इधर बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल है और राइट साइड पर नेगेटिव टर्मिनल है। पहले हाफ टाइम पीरियड में करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। पहले हाफ टाइम पीरियड में से फर्स्ट क्वार्टर में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ओ से इस पॉइंट तक आते हुए करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये पहले हाफ टाइम पीरियड की बात हो रही है। सो हाफ टाइम पीरियड के फर्स्ट क्वार्टर में करंट इंक्रीज करता है। करंट इंक्रीज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस सोलिनॉइड में, चूँकि करंट इस सोलिनॉइड में इंक्रीज हो रहा है तो इस सोलिनॉइड में से या इस इंडक्टर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ये खुद चूँकि इसी कॉइल में से भी पास कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी।
और ये ईएमएफ लेंज़ेज लॉ के मुताबिक ये ईएमएफ बराबर होती है एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के, और लेंज़ेज लॉ के मुताबिक ये उस वजह को या उस कॉज को अपोज करती है जो कि इसे प्रोड्यूस कर रही है। अब इस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया किसने है? इस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है करंट के इंक्रीज होने ने। सो ये ईएमएफ क्या करना चाहेगी? करंट को डिक्रीज करना चाहेगी। अब इस वक्त करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एसी सोर्स की वजह से। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसने चूंकि इस करंट को अपोज करना है। अपोज कैसे करना है? करंट चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस करेगी वो बैटरी के करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये चीज़ें हम लेंज़ेज लॉ में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जब करंट डिक्रीज होगा, यानी सेकेंड क्वार्टर में जब करंट डिक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीज होने का मतलब है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दोबारा से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो दोबारा से उस वजह को अपोज करेगी जो कि उसे प्रोड्यूस कर रही थी। अब ईएमएफ को दोबारा किसने प्रोड्यूस किया? करंट के डिक्रीज होने ने। अब इसने करंट को इंक्रीज करवाना है, तो लेट्स से पहले करंट इस डायरेक्शन में है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, चूंकि उसने इस करंट को इंक्रीज करवाना है जो कि पहले डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी खुद का जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में अरेंज करेगी जिस डायरेक्शन में बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों करंट्स एक दूसरे को एडअप करेंगे, तो जो नेट करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस कॉइल में, वो अपोज करती है बैटरी के करंट को। यानी अगर वो करंट डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसको एडअप भी कर सकती है, और अगर वो करंट बैटरी की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज भी कर सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने के बाद, या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की वजह से। सो हम वापस से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ये देखना था कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से फ्लो करता है तो इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप जनरेट होता है। सो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं, उसकी इंडक्टेंस L है, और आपने इसे कनेक्ट किया है एक AC सोर्स के साथ बाय मीन्स ऑफ अ स्विच। सो कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। आपने एक इंडक्टर सपोज कर लिया जिसकी इंडक्टेंस L है, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, जिसे आपने एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब भी आप इस इंडक्टर को इस AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से, I = I0 sin ω t, या इसे लिख सकते हैं I0 sin 2πft। ये वो करंट है जो इस AC सोर्स की वजह से इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ये करंट जो चेंज हो रहा है ये इस कॉइल में से जब पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस इंडक्टर में, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट चेंज होने की वजह से चेंज हो रही होगी, तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी जो कि अपोज करेगी इस बैटरी के करंट को। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है करंट चेंज होने की वजह से वो बराबर होती है L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो दिस चेंजिंग करंट सेट्स अप अ बैक ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चूँकि ये बैटरी के करंट को अपोज कर रही होती है। सो करंट चेंज होने की वजह से जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर आप चाहते हैं कि करंट कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्लो करता रहे इस सर्किट में से, इसके लिए ज़रूरी है कि जो ईएमएफ इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रही है, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और बैटरी जो आपने अप्लाई की है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, उसका जो वोल्टेज है, उसका जो पोटेंशियल है, वो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर आप करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करवाना चाहते हैं, यानी करंट को मेंटेन करवाना चाहते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। तो इसका मतलब ये है कि V बराबर आ जाएगा बैक ईएमएफ के,
तो मैं लिख सकता हूँ कि V बराबर होगा L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T के। यहाँ पर आपने याद रखना है कि कॉइल की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर है, जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। सो इस इक्वेशन में L कांस्टेंट है, यानी इंडक्टर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी इंडक्टेंस कांस्टेंट है जो बार बार चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर L कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा डेल्टा I ओवर डेल्टा T के। सो इफ़ L इज़ कांस्टेंट दस V इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T। जैसे कैपेसिटर में हमने बात की थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर डेल्टा I ओवर डेल्टा T का मतलब है कि I T ग्राफ की स्लोप, करंट और टाइम ग्राफ की स्लोप। सो मैं बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज है वो यहाँ पर बराबर है किसके, या ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्लोप के। किसकी स्लोप? आई टी ग्राफ की। अब अगर आपने वोल्टेज का रिलेशन निकालना है तो आपको आई टी ग्राफ की स्लोप समझना होगी। अब यहाँ पर देखें, करंट चूँकि किसके बराबर है? आई नोट साइन 2πf टी के। इसका मतलब करंट साइन का फंक्शन है, और अगर करंट साइन का फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक साइनोसाइडल वेव होगा। यानी कि अगर मैं ज़ीरो एंगल पर देखता हूँ तो करंट ज़ीरो होगा, अगर मैं 90 के एंगल पर देखता हूँ तो करंट मैक्सिमम होगा, 180 पर ये दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा, 270 पर ये नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम हो जाएगा, और 370 पर ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और दोबारा से ज़ीरो पर आ जाएगा। सो अगर करंट साइन का फंक्शन है तो उसका ग्राफ क्या होगा? एक साइनोसाइडल वेव होगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। बट हमने तो वोल्टेज का ग्राफ निकालना है अब। सो करंट के ग्राफ को यहाँ पर मैंने रेड से डिनोट कर दिया, रेड कर्व से, और वोल्टेज का ग्राफ हम इस रेड कर्व को समझते हुए बनाएंगे। लेकिन जहन नशीन करें कि वोल्टेज अभी हमने पढ़ा किसके बराबर है? डेल, ये बराबर है एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। यानी वोल्टेज जो है वो आई टी ग्राफ की स्लोप के बराबर है, ये स्लोप के प्रोपोर्शनल है। सो पहले हम बात करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो मुझे स्लोप देखनी पड़ेगी आई टी ग्राफ की। तो ये स्लोप सबसे पहले मैं देखता हूँ ओ पॉइंट पर। सो ओ पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस तरह से, और ये चूँकि आप ग्राफ करंट ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पर स्लोप एक तो पॉजिटिव है और मैक्सिमम भी है। सो ओ पॉइंट पर वोल्टेज, ओ पॉइंट पर स्लोप चूँकि मैक्सिमम है, इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और वोल्टेज मैक्सिमम होने का मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा। सो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज का जो ब्लू ग्राफ है वो मैक्सिमम पॉइंट पर बनाया गया है, पी पॉइंट पर। सो स्लोप इज़ मैक्सिमम किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है। सो वी इज़ देन मैक्सिमम, तो वी भी क्या होगा? फिर मैक्सिमम होगा। इसी तरह जब ओ से ए पॉइंट की तरफ करंट बढ़ता है तो ए पॉइंट पर पहुंचते हुए करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है। और अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। अब ये टेंजेंट चूँकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब स्लोप क्या होगी? ज़ीरो। और अगर स्लोप ज़ीरो है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा ए पॉइंट पर। सो ओ से ए पॉइंट पर स्लोप ऑफ आई टी कर्व डिक्रीजेज, स्लोप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। सो स्लोप डिक्रीज करती है ज़ीरो तक। सो वी इज़ ज़ीरो एट पॉइंट एन, और एन पॉइंट पर वी की वैल्यू क्या हो जाती है? दोबारा से ज़ीरो, यानी उसका ग्राफ ज़ीरो पर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ए से बी की तरफ करंट डिक्रीज़ करता है, और बी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। और ये टेंजेंट चूँकि अब आप बुलंदी से ज़ीरो वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, यानी पीक वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, तो स्लोप नेगेटिव होगी लेकिन मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव भी है और मैक्सिमम भी है, तो करंट जो है वो नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइड पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा और ये आर पॉइंट पर पहुंचेगा। सो स्लोप ऑफ आई टी कर्व कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ए टू बी इज़ नेगेटिव होती है। सो वी इज़ नेगेटिव फ्रॉम एन टू आर। सो एन से आर तक वी क्या होगा? नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सो जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो अगेन यहाँ पर एक क्वांटिटी लीड कर रही है, एक क्वांटिटी लैग कर रही है।
यानी वोल्टेज और करंट सेम पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं कर रहे हैं और ना ही ये सेम पॉइंट पर अपनी ज़ीरो वैल्यू को अचीव कर रहे हैं। लेकिन अब नोट करें, जब करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज पहले से अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि 90 के एंगल पर ये लीड करता है किसको, करंट को। सो फिगर शोज दैट व्हेन करंट इज ज़ीरो, जब करंट ज़ीरो होता है वोल्टेज इज़ मैक्सिमम, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इफ़ द करंट इज़ मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, ज़ीरो। सो वोल्टेज बिकम ज़ीरो, दस वोल्टेज इज़ लीडिंग द करंट। तो इसका मतलब वोल्टेज जब लीड कर रहा है करंट को कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, यानी π/2 रेडियन पर। इसे हम वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायग्राम से। करंट चूँकि लैग कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस पर है, वोल्टेज चूँकि लीड कर रहा है तो ये वाई एक्सिस पर है, और इन दोनों के दरमियान एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है, इसी तरह इंडक्टर भी करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है। और वो रुकावट जो इंडक्टर करंट के बहाव में या अल्टरनेटिंग करंट के बहाव में प्रोड्यूस करता है उसकी मेजरमेंट कहलाती है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और उसे हम शो करते हैं एक्सएल से। सो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या है, मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट के बहाव में इंडक्टर की वजह से पैदा होने वाली रुकावट की मेजरमेंट या पैमाइश क्या कहलाती है, इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहलाती है। यहाँ पर XL आप लिखेंगे, ये XC नहीं है, इसे XL से डिनोट किया जाता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को, या इसका दूसरा नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी वही है जो इसका ओरिजिन है, या जो रीजन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ये वही है जो कि कैपेसिटर का था, यानी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। लेकिन इंडक्टर के केस में इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके ये बराबर आता है ओमेगा एल के, और ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2πf, और L एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो XL बराबर है 2πfL के। यहाँ से आप देख सकते हैं कि XL और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो करंट के बहाव में इंडक्टर रुकावट भी ज़्यादा पैदा करेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टर जो करंट के बहाव में रुकावट प्रोड्यूस करेगा वो भी कम होगी। सो एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स ऑफर लेस रिएक्टेंस टू द फ्लो ऑफ AC, and at high frequency inductor offers a high reactance to the flow of AC। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ से आप पावर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो पावर जो कि इंडक्टर डिसिपेट करता है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल को आपने समझना है इस ग्राफ की मदद से। देखिए, पहले हाफ टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। इस हाफ टाइम पीरियड में पहला क्वार्टर यानी पहला 1/4 पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इस दौरान ये ब्लू वाला ग्राफ और ये रेड वाला ग्राफ ये दोनों पॉजिटिव साइड पर प्लॉट किए गए हैं। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फर्स्ट क्वार्टर में वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है और करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। अगर आपने पावर निकालनी है तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है I × V, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को करंट की मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू से तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। और अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि इंडक्टर AC सोर्स से एनर्जी ले रहा है, यानी कि एनर्जी जो है इज़ सप्लाइड टू इंडक्टर, इंडक्टर को सप्लाई की जा रही है। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकेंड क्वार्टर है। इस दौरान करंट का ग्राफ तो पॉजिटिव साइड पर ही है, लेकिन वोल्टेज का ग्राफ अपनी नेगेटिव साइड पर है। तो यानी वोल्टेज इस वक्त नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर कोई ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो और उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नेगेटिव आता है। अगर पावर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये होगा कि पहले क्वार्टर में जो इंडक्टर ने AC सोर्स से पावर ली थी, वही जो एनर्जी ली थी वो एनर्जी अब वो सर्किट को रिटर्न कर देगा। थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं। थर्ड क्वार्टर में देखें, यहाँ से यहाँ तक करंट नेगेटिव साइड पर है और वोल्टेज भी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव साइड पर ही है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है।
अगेन आप नेगेटिव वैल्यू को पावर निकालने के लिए नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नेगेटिव करंट को नेगेटिव वोल्टेज से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर अगेन पॉजिटिव आएगा, यानी पावर पॉजिटिव आएगी। और पावर पॉजिटिव होने का मतलब यानी कि एनर्जी दोबारा से सप्लाई की जाएगी किसको, इंडक्टर को। और लास्ट क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में करंट नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव, तो वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, करंट नेगेटिव है, तो अब आप नेगेटिव करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वोल्टेज से तो आंसर फिर से नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव पावर आने का मतलब अगेन ये होगा कि जो थर्ड क्वार्टर में एनर्जी सप्लाई की गई थी इंडक्टर को, इंडक्टर वो एनर्जी वापस से सर्किट को रिटर्न कर देगा। सो इस यहाँ से रिज़ल्ट ये निकलता है कि जितनी एनर्जी आप इंडक्टर को देते हैं किसी सर्किट में, वो उतनी ही एनर्जी सर्किट को वापस भी लौटाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल एनर्जी जो कंज्यूम करता है इंडक्टर वो ज़ीरो के बराबर होती है, यानी इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। और वो कॉइल जो कि एनर्जी कंज्यूम ना करती हो ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करते हुए, उस कॉइल को हम नाम देते हैं चोक का। सो चोक क्या है? अ कॉइल दैट कंट्रोल एसी, एक ऐसी कॉइल जो कि एसी को कंट्रोल करती है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंज्यूम किए बगैर, ज़ाया किए बगैर या यूज़ किए बगैर, उसे हम क्या बोलते हैं? चोक बोलते हैं।